हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो आज हम यूपीएससी 2025 के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जैसे हर सबको पता होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी की बुक लाएगा, सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल एआई का ज़माना है, तो हम एआई के थ्रू ही किसी भी बुक रीडिंग को करेंगे ताकि हमें शॉर्ट में हर एक चीज़ पता चल जाए। क्योंकि एक बार अगर हमने सारी बुक शॉर्ट में उसकी समरी जान ली तो काफ़ी इजी हो जाता है उसके आगे जानना। तो आज जो हम पहली एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जैसे सबने बताया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा कि 6 to 10th की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? बेज फाउंडेशन के लिए। तो बेज फाउंडेशन के लिए 6 to 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम 6 to 10 से लेंगे और कुछ अभी पहले हम मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। जैसे मेन सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, हिस्ट्री हो जाता है, इकोनॉमिक होता है और जियोग्राफी। ये पहले जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं पे हम पहले फोकस करेंगे। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 पॉलिटी। उसकी समरी फटाफट जानते हैं, क्योंकि अगर हम पहले कोई भी मास्टर आके कहे कि भाई किसी भी एनसीईआरटी एकदम डेप्थ में पढ़ना चाहिए, एकदम डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, समझ समझ के, अरे एक एक लाइन समझ के पढ़ते रहेंगे तो हमारा कोर्सेज खत्म नहीं होगा। हमें जैसे यूपीएससी ऊपर ऊपर पूछता है, ऊपर ऊपर मतलब उसको लगता है कि इस चैप्टर में से ये वाला कोई टॉपिक होगा जो काफी इम्पोर्टेंट है, बस उसमें उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बना देगा। तो हमें भी उसी के रिलेटेड काम करना है। ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी हम शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है उसका, इसका नाम है ऑन इक्वालिटी। अब ये फर्स्ट चैप्टर इक्वालिटी के ऊपर है, तो मतलब जात पात इन सब के लिए है। जब हम मैंने इसकी समरी निकाली चैट जीपीटी के थ्रू, तो इसका मतलब पहला इसने समरी निकाला कि हमें पहले मीनिंग समझना है कि आखिर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी क्या सच पे हो सकती है? इक्वालिटी कौन कौन से लेवल पे हो सकती है? इक्वालिटी इक्वालिटी लोग थिंकिंग लेवल पे ला सकते हैं। ये इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग लेवल मतलब एक वर्क बैलेंस पे लेकर चलते हैं। वर्क पे चाहे कोई इंसान सिक्योरिटी गार्ड में हो या फिर कोई इंसान कर्नल के पोजीशन पे हो, तो पोस्ट दोनों की अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोनों को अपनी जब कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन लोग इसको डिमोटिवेट करते हैं, इनको लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन यही थिंकिंग लेवल पे हमें इक्वालिटी को अपनाना पड़ता है। जो पहला इसमें पॉइंट निकल कर आया है इक्वलिटी का मतलब, इसमें लिखा है सिर्फ इक्वलिटी का मतलब है कि हमें एवरीवन, सबको क्या करना है, सबको अपॉर्चुनिटीज एक ही देनी है। ये ना कि किसी को हमने ज़्यादा दिया और किसी को कम दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, सेक्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। और ये इक्वलिटी जो है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। किसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। फंडामेंटल प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का है, क्योंकि इक्वलिटी क्या करता है, इंश्योर करवाता है। ये क्या करता है? ये इंश्योर करवाता है। क्या इंश्योर करवाता है? ये इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीजन्स है, जितने भी हमारे पास सिटीजन्स है, उनको सेम राइट्स मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल का फाउंडेशन बेस कहा गया है। ये इक्वालिटी हमको प्रिवेंट करती है। किस चीज से प्रिवेंट करेगी भाई? ये प्रिवेंट करेगी हमें डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन तो कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा? डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन के बेस पे हो जाएगा, किसी भी धर्म पे, किसी भी जेंडर, फीमेल हो मेल हो या दोनों के बीच का हो, या फिर कोई भी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस होगा, कोई भी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस होगा, उसके बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है। और कुछ इसके अंदर केस हाईलाइट दिए गए हैं।
केस हाईलाइट के दे, जस्ट सेकेंड। केस स्टडी और हाईलाइट एग्जांपल, जैसे कि ओम प्रकाश करके कोई बंदा है, वाल्मीकि है, वो दलित में है, लेकिन वो क्या करता है, अब ये दलित का क्या है, ये एक राइटर है। अगर ये राइटर है लेकिन इसको फेस करना पड़ता है, क्या फेस करना पड़ता है, इसको फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन, ये इसको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आर्टिकल 14 टू 18 में एक बात कही गई है, जिसमें ग्रांटेड किया गया है गारंटी कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटी। देखिए, हमें पढ़ना है, अब हम इसके बेस पे नहीं जाएंगे कि सच में ऑन ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन या नहीं है, वो सब कोई जानता है। और अगर फ्यूचर में कभी आईएएस बन गए तो इसको दूर कर देंगे, सिंपल है, अगर जितना हो सकेगा हमसे। जैसे कि अब इसको कम करने के लिए एक लॉ लाया गया था, राइट टू एजुकेशन, मतलब हर किसी का पढ़ने का राइट है, जो हर किसी को क्या करता है, और पढ़ने का राइट देता है, चाहे उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, उसको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सकता है। तो ये था, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इक्वालिटी लाना है, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इन सब के बीच में नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14 से 18 हमको गारंटीड। जस्ट सेकेंड, आर्टिकल 14 से 18 हमको ये बताया गया हुआ है, लॉ राइट टू मेक ये सब फ्री ऑफ एजुकेशन। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। आई होप, इसको समरी एक बार मैं कर दूं, रुक जाए एक मिनट में समरी कर देता हूँ मैं इसको। तो आवर इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, उसको अपॉर्चुनिटी सेम मिलना चाहिए। अब वो उस अपॉर्चुनिटी से कितना फायदा उठा रहा है, ये उसके एनवायरनमेंट का नतीजा है, उसके बॉडी बिहेवियर, मतलब अब उसके ऊपर डिपेंड है पूरा, क्योंकि कैसा अपना उसे अपॉर्चुनिटी लगा सकता है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में गारंटीड किया गया है राइट टू इक्वलिटी का। उसके लिए राइट टू एजुकेशन भी ओपन हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन भी ओपन कर दिया गया है। अब राइट टू एजुकेशन ओपन है, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास हम किसी भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से बेस पे, जेंडर, सेक्स, रिलीजियन, इन सब के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ठीक है, इतना ही था इस फर्स्ट एनसीईआरटी के चैप्टर के फाउंडेशन में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अगर यहाँ तक हो तो